ते एवढ्या लांब जाऊन का बसलाय? अच्छा, समोर येऊन बसा ना, इकडे समोर बस, दुसऱ्या चेअरवर बस. तिथून दिसेल का? तिथे मागे दुसऱ्या रोला येऊन बस वाटलं तर. हा, समोर पण सरकू शकता तुम्ही, काय प्रॉब्लेम नाही. आवाज येतोय का पहिलं तरी? आवाज येतोय ना? ते आता त्या पंख्याखाली येऊन बसून काय. Ah, okay. So yes, good morning all. अरे ये एक दो असं म्हणायला चालू करणार आहे. ते काय स्टेडियम वाली वेव है क्या वो? हाँ. Yes, online students, am I audible? Yes, yes, sir. एवरी बैच में क्यों होता है ऐसे? एवरी बैच में ऑनलाइन स्टूडेंट्स ना कभी रिस्पॉन्स ही नहीं देते. Yes, online students, am I audible? Good morning. Yes, yes, yes. Good morning, sir. या समोर या समोर या समोर या. एवढं लांब बसता असं वाटायला लागलं मला मी या एका गावामधून दुसऱ्या गावाला शिकवतो. हाँ, सो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? वेरिएबल देखे बस, कीवर्ड, और सबसे पहले हमने क्या देखा था? फर्स्ट लिटरल, मतलब क्या उसे वैल्यूज. सेकेंड लिटरल के बाद आइडेंटिफायर, फिर थर्ड वेरिएबल, और फिर कीवर्ड. ओके, तो आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है? नोट डाउन किया होगा तो समझ में आया होगा. इज अ नेम. ओके, फंक्शन नेम, क्लास नेम, वेरिएबल नेम. लेकिन ये क्या? नेम टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट. ओके, अभी के लिए कॉन्सेप्ट ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि वेरिएबल मतलब कि कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं. कुछ डेटा अगर है, डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर तुम कोई आइडेंटिफायर ले रहे हो तो दैट आइडेंटिफायर इज द वेरिएबल. अगर तुम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो दैट इज द फंक्शन. और वही कुछ ब्लॉक ऑफ कोड अगर है तो उसके लिए क्लास. ओके, सो दिस क्लास नेम, वेरिएबल नेम, ये आइडेंटिफायर ही है. ओके, तो फिर वेरिएबल, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तुम लोग का मॉक अभी हुआ नहीं है, राइट? तो मॉक होगा जल्दी, ठीक है, क्योंकि अभी ये खत्म होने वाला है तो जल्दी ही मॉक होगा. तो मॉक में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज वेरिएबल? क्या बताओगे फिर? इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. ओके, गुड. और
इट इज एन आइडेंटिफायर। हाँ, स्टोर नहीं करोगे, आइडेंटिफाई करोगे और रेफर करोगे। ओके, क्योंकि फिर वो कंटेनर वाले कॉन्सेप्ट आएगा, स्टोर कहोगे तो फिर कंटेनर वाला आएगा ही आएगा। तो टू आइडेंटिफाई वैल्यूज वी यूज द वेरिएबल आइडेंटिफायर। ओके, तो वेरिएबल इज अ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को उतना भी ठीक है, उसके आगे मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आइडेंटिफायर कहोगे तो भी समझ आ जाओ। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर और क्या बताया था मैंने वेरिएबल में, वो सब कुछ आना चाहिए उसमें। देखो, तुम जो 2 लाइन बताओगे, सेम 2 लाइन कोई और भी बताएगा, तो तुमको क्यों सिलेक्ट करना? इसका मतलब कुछ तो भी ज्यादा बताना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो ज्यादा बताना पड़ेगा। अब ये मार्क्स के लिए है क्या? नहीं। लेकिन अभी जो कंपटीशन है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा टेक्निकली पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताने पड़ते हैं, हमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा बताना पड़ता है। इसका मतलब घुमा फिरा के ये नहीं बताना। घुमा फिरा के मतलब कि जो तुम थियोरेटिकली जब पेपर एग्जाम्स देते थे, वैसे क्या कैसे होता था कि मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछूंगा, यही अगर वेरिएबल अगर होता सपोज एग्जाम में, तो एग्जाम में कैसे लिखते? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज यूज्ड इन पाइथन, यही लिखते हो स्टार्टिंग में। ये मतलब कि ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, हमें कुछ तो भी ज्यादा लिखना है, इसकी वजह से हम ऐसे लिखते थे। लेकिन ये चलेगा क्या यहाँ पे? नहीं। तो तुम्हें टेक्निकल ही पॉइंट बताने हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। गेटिंग? इसकी वजह से मैं जो मेंशन कर रहा हूँ, मैं जो भी तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसमें से 90% एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को क्या करने पड़ेंगे, इंटरव्यू में बताने पड़ेंगे। विथ एग्जाम्पल्स बताओ, बढ़िया रहेगा। जिन लोगों को थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम है, तो वो सहारा ले सकते हो एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल इज द बेस्ट सपोर्ट फॉर अस, क्योंकि तुम थियोरेटिकली पॉइंट्स बताओगे तो कुछ सेंटेंस तुम मिस करोगे, उसकी जगह जब एग्जाम्पल के साथ तुम एक्सप्लेनेशन करोगे, वहां पे मिस होने के चांसेस कम होते हैं, और साथ ही साथ वो टाइम भी अलोकेट होता है, एक्सप्लेनेशन परफेक्ट बनता है। गेटिंग? तो मैं बाकी बहुत सारे लोगों को थोड़े से मतलब कि थोड़ा टाइम बाद बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मॉक है तुम लोगों की। तो फर्स्ट मॉक मेरा ऐसा होता है कि पहले तुम देखो, तुम क्या कहते हो वो बताओ, उसके बाद में फिर मैं कुछ बताऊंगा, फिर मॉक 2 में उसको अपग्रेड करेंगे, उसकी जगह पे मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, ताकि तुम पहले से प्रिपेयर हो। ओके, तो फर्स्ट मॉक पे हम में प्रदीप सर वगैरह होते हैं, वही लेते हैं, उसकी वजह से फैमिलियर ही पर्सन से, राइट? कोई अननोन पर्सन या इंटरव्यू दूसरा कोई नहीं है अभी, लेकिन इंटरव्यू में वो वाला सिनेरियो आ सकता है, ये भी बात याद रखना। ठीक है? तो अभी रोज जिसे हम देखते हैं वही पर्सन हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो उतना प्रेशर फील नहीं होता है, बाद में प्रेशर भी फील होता है। तो मॉक में मैं बताऊंगा, लेकिन मॉक हमारा जल्दी ही होगा। ठीक है? हाँ। तो अब वेरिएबल के बारे में ही देख रहे थे, जिसमें हमने टेक्निकल पॉइंट में बताया, लेकिन और भी है वेरिएबल के बारे में। और क्या है, क्या बचा और वेरिएबल में जो कल हम डिस्कस किया था हमने? गुड। रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल नेम, ये भी बताना पड़ेगा। ओके, तो क्या बताओगे उसमें? हाँ, पहले क्या यूज किया जाता है वो बताओ। मैंने क्या बताया था, पहले तुम क्या मेंशन कर सकते हो वेरिएबल में वो बताओ, उसके बाद तुम क्या मेंशन नहीं कर सकते वो बताओ, और उसके बाद कहाँ से स्टार्टिंग नहीं होती है वो बताओ। तो फर्स्ट क्या कंटेन कर सकते हो वेरिएबल में? अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। गुड। उसके बाद फिर क्या हम कंटेन नहीं कर सकते? कीवर्ड्स, वी कांट कंटेन कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम। ओके, और कांट यूज स्पेस, और एंड सिम्बॉल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर वी कांट, मतलब कांट कंटेन इनटू द वेरिएबल नेम। ओके, एंड थर्ड, गुड, कि हम उसको डिजिट जो है, वी कांट स्टार्ट विथ डिजिट। और क्या बचा फिर? क्या हो गया सब कुछ? हो गए? हाँ, ठीक है। तो इतने कुछ पॉइंट्स है बताने के लिए। अब देखो, अब जब मैंने ये रूल्स ऐड ऑन कर दिए ऊपर से, वो जो हमारे पहले सेंटेंसेस थे, तो वो लाइक हम ये कह सकते हैं कि अब ये सेटिस्फाइड आंसर है। इतना कुछ अगर बताओगे तो तुम लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, एटलीस्ट कंसिडर तो किया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ तुम वही 2 लाइन बता दे तो तुमको कंसिडर किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। गेटिंग? तो एटलीस्ट तुम लोगों का एक्सप्लेनेशन जो होता है
वो 1 मिनट का तो होना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं बताना है, इतना भी लाइक कि इतना एक्सप्लेनेशन करना चालू कर दिया कि आगे वाला बोर ही हो जाए, ये भी नहीं, उतना भी लिमिटेशन पता होना चाहिए हमें कि मेंशन करना है। तो वो बहुत बार मैंने ये बताया है कि तुम आंसर्स प्रोवाइड करो तो कुछ लोगों के आंसर क्या होते हैं, 3 सेकंड्स में ही खत्म। एक सेंटेंस बता जाए, दूसरा सेंटेंस बता जाए, काम खत्म। अब 3-4 सेकंड या 5 सेकंड में अगर तुम लोगों का एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा देना पड़ेगा बोलूंगा तो फिर इतना बता देते हैं कि 10-15 मिनट, वो भी बराबर नहीं है। 1 मिनट एटलीस्ट। ओके, मतलब 1 मिनट तक तुम उस पर बात कर सकते हो, उतना तो होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से इंट्रोडक्शन भी तुम लोग का 1 मिनट तक होना चाहिए, खुद के बारे में 1 मिनट तक बताना चाहिए। तो वो मैंने मेंशन किया था कि इंट्रोडक्शन के बारे में किया था ना। तो वो तुम लोगों का इंट्रोडक्शन वो तुम लोग कर रहे हो आई होप की, क्योंकि जब मौका आएगा सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। नियर था ना। मतलब अभी तुरंत ही, मतलब कि रिसेंट ही इतने बैचेस हो गए तो मैं समटाइम्स कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं कौन से बैचेस को क्या लग, या कौन से बैचेस में क्या हुआ था। क्योंकि तुम लोगों से पहले एक बैच है, उनको अभी रिसेंट ही वो तुम्हारा तुम्हारा पार्ट हुआ है। तुम्हारे बाद ही एक अब रिसेंट एक बैच आएगी, उसके साथ में ऐसे कंफ्यूजन ही है, 2-3 बैचेस अभी आएगी तो वो कंफ्यूजन हो रहा है अभी। तो हाँ, तुम लोगों का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, कर रहे हो, कहीं पे नोट डाउन किया है वो, कहीं पे नोट डाउन करके रखो, नोट पैड में रखो एक जगह पे इंट्रोडक्शन खुद का। और वो चेंज होगा, कॉमन वो नहीं रहेगा, क्योंकि तुम लोग प्रोजेक्ट वगैरह करोगे तो वो चेंज होंगे, तुम लोगों के स्किल्स अगर है तो वो चेंज होंगे। ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमने वेरिएबल तक देखा, तो हमने पहले क्या कीवर्ड्स वगैरह भी हमने देख लिया। फिर कीवर्ड क्या होते हैं, फिर इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड, इट इज रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि उसको हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर कह रहा हूँ मैं, सिर्फ वेरिएबल नहीं। तो कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। और इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड, मतलब इसका कुछ स्पेशल मीनिंग ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। समझ में आया था। अब इसके आगे अब क्या बचे, कितने बताए हमने, लिटरल देखे, उसके बाद लिटर्स के बाद आइडेंटिफायर देखा हमने, फिर वेरिएबल देखा, फिर कीवर्ड देखा। अब आगे और कौन से बचे, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स में एकदम से नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगे। और इवन ऑपरेटर्स आर ऑल्सो दी सिम्बॉल्स। ठीक है। तो ऑपरेटर्स पे से पहले डेटा टाइप्स पे आते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स जिस पे हम काम करते हैं, जो ऑपरेंड्स होते हैं, तो ऑपरेंड्स कौन से टाइप के होते हैं वो पता होना चाहिए। तो पहले डेटा टाइप पे आते हैं। तो डेटा टाइप वाला सिनारियो प्रोग्रामेटिकली करेंगे हम। ठीक है। डेटा टाइप मतलब क्या होता है, गुड, कि डेटा टाइप मींस द टाइप ऑफ डेटा। ओके। वेरिएबल में आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरिएबल को रेफर करने के लिए जो डेटा तुम ले रहे हो उसका टाइप क्या है, वो भी फिर बाद में मैटर करता कि जो टाइप है। तो इसके लिए अभी एक मिनट, हाँ, कहा गया अपना जनवरी बैच, जनवरी 2020। तो बेसिक में ले रहे, बेसिक में मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स डॉट पाई फाइल मेंशन कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। अब सभी डेटा टाइप्स में लाइन बाय लाइन एज अ लिस्ट मेंशन करने की जगह उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करता हूँ। और कैटेगराइजेशन के हिसाब से बताने चाले बताएंगे, या कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम खुद याद रखेंगे तो वो इजीली याद रहेंगे। अदरवाइज हमारे पास इतने डेटा टाइप्स है कि उसमें से कुछ ना कुछ तो भी मिस हो जाएगा। ओके। तो कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले कैटेगरी आती है न्यूमेरिक कैटेगरी। तो हमारे पास पाइथन में न्यूमेरिक कैटेगरी में कौन से डेटा टाइप्स है, न्यूमेरिक इज द कैटेगरी, न्यूमेरिक इज नॉट द डेटा टाइप, याद रखना। तो न्यूमेरिक कैटेगरी में कौन से है, तो फर्स्ट वन इज इंट, इंटीजर। इंटीजर मतलब होल नंबर। ओके। जैसे कि x इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, सच टाइप ऑफ नंबर अगर हम देखेंगे तो उसको कहते हैं हम इंटीजर नंबर। तो चेक करना है हमें कि ये x के अंदर जो वैल्यू है इसका टाइप क्या है। ओके।
तो अगर टाइप को चेक करना है तो टाइप नाम से हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर एक्स को पास कर दो। तो एक्स को पास कर देंगे तो ये हमें टाइप रिटर्न करके दे देगा। लेकिन अगेन सेम थिंग, अगर मैं ऐसे मेंशन करूंगा मुझे टाइप तो मिलेगा, लेकिन एज अ डेवलपर मुझे दिखेगा क्या वो? नहीं। रन करूंगा तो देखो दिख रहा है क्या? नहीं। इसकी वजह से अगर तुम लोग को टर्मिनल पे अगर कुछ लेके आना है, तुम्हें क्या मेंशन करना पड़ता है? प्रिंट। यहाँ तक क्लियर है? तो प्रिंट फंक्शन में जो तुम पास कर रहे हो वो क्या करता है? प्रिंट होता है टर्मिनल पे। अभी देखो आ गया, बराबर है? समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या मैन्युअली भी मतलब? उस पे आऊंगा मैं बाद में। लेकिन मैन्युअली कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते मैन्युअली। तुम टाइप कास्ट कर सकते हो मैन्युअली, तुम देख नहीं सकते। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि एक्स के अंदर इंटीजर ही वैल्यू लो। ओके? बिकॉज पाइथन में अगर वेरिएबल के बारे में देखेंगे तो पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कमांड नहीं है। डिक्लेयर करना मतलब ये बताना कि मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस में ऐसे होता था। देखो हाँ, मैं कहूंगा मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स, और वो कौन सा वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। दिस इज द डिक्लेरेशन। पाइथन में नहीं है। पाइथन में डिक्लेरेशन करने के लिए कोई भी कमांड नहीं है। तो पाइथन में डायरेक्टली क्या है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके? और इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल में डायरेक्टली एक वैल्यू मेंशन करना। तो इसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके? वो टाइप पे आऊंगा मैं, अभी नहीं, अभी थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। हाँ, तो यहाँ पे क्लियर है? हाँ ओके। वो मैसेज को इग्नोर कर दो। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसको रन करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का सब क्लियर है? हमने टाइप लिखा, टाइप आ गया, जो आउटपुट आया उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड। मतलब वो उतना चेक करना जरूरी है। आई वाज थिंकिंग कि मतलब कि तुम पूछोगे सर वो क्लास क्या है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्लास के अंदर यहाँ पे जो हम मेंशन कर रहे हैं सिंगल कोट के अंदर। ओके? दिस इज अवर। तो हम ये जो इंट के मेंशन कर रहे हैं सिंगल कोट के अंदर, ये है हमारा टाइप। ओके? क्लास क्या है वो समझने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो फिलहाल इसको इग्नोर करो, उसके बाद में जब एक लाइन बताऊंगा उस हिसाब से मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोगों को पता चलेगा, तब ये समझ में आएगा कि ये क्लास क्यों बता रहा है। ओके? तो अभी इसको क्या करोगे? तुम थोड़ा सा साइड में रखोगे, इस पे फोकस मत करोगे। फोकस किस पे करोगे? सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोट के अंदर जो मेंशन किया है उसको। ठीक है? ओके? हाँ, थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। सब कुछ बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए। आई नो स्टार्टिंग अगर है तो स्टार्टिंग में तुम लोगों ने कुछ लैंग्वेजेस सीखी होती है, धीरे धीरे तुम लोगों को पता होता है बहुत सारी चीजें। तो ऐसा होता है कि सर ये थोड़ा बहुत पता है तो बताओ मुझे। मैं इतना बताऊंगा तो कोर्स हमारे 6 महीने का है, वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। वो ये नहीं करना। या कंफ्यूजन हमें क्रिएशन नहीं करना है। कंफ्यूजन क्रिएट इतना बहुत होगा ना, अगर मैं क्लास बताऊंगा तो फिर ऑब्जेक्ट पे कंफ्यूजन होता है। ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो ऑब्स्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाएगी। बेसिक वाला गया, वो बेसिक वाला बाहर घूम रहा है, उसको लेके आते हैं अंदर थोड़ा सा। ओके? क्लियर है सबको? हम्म। एक लाइन के, बस एक ही लाइन है, वो एक लाइन में मेंशन कर दूंगा तो ये भी पता चलेगा तुम लोगों को। हाँ, तो यहाँ पे क्लियर है अभी? किसी को डाउट है इसमें? नो। ये हो गया फर्स्ट टाइप, इंटीजर। सेकेंड वन क्या है हमारे पास? फ्लोट। मतलब x इज इक्वल टू 3.40। अब इसमें मैं थोड़ी ओवरराइट वाली कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मेमोरी डायग्राम पता है ना हमें?
इसके साथ साथ मेमोरी डायग्राम भी बता देता हूँ। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, लिखा तो प्रोग्राम ही है ना, प्रोग्रामेटिकली कर रहे हैं। जब हम प्रोग्रामेटिकली करते हैं, इसका मेमोरी डायग्राम अगर हम देखेंगे तो ये 10, ऑब्वियसली कुछ कमेंट है यहाँ पे, कमेंट्स को बाद में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जब पंक्चुएटर्स के बारे में इनमें बताऊंगा तब, या हाँ इसके टाइम बता सकते हैं डेटा टाइप्स में थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे है तो वहां पे भी बता सकता हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे वो बताता हूँ मैं। हाँ, तो 10 ये वैल्यू आएगी। ओके, 10 ये जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे मेमोरी में 10 वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि पहले RHS एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे 10 स्टोर हुआ। उसके बाद 3217 ऐसा कुछ तो भी इसका एड्रेस है। ये एड्रेस किसको चला गया, एक्स के अंदर। RHS एग्जीक्यूट हुआ, अब क्या बचा, LHS। तो LHS में क्या है, एक्स, और उसके अंदर है 3217। यहाँ तक क्लियर है, ये एग्जीक्यूशन हो गया। उसके बाद सेकेंड, ये 5th नंबर लाइन में कुछ नहीं है, 6th नंबर में भी यहाँ पे इग्नोर होगा। 7th नंबर, 7th नंबर में यहाँ पे क्या है, 3.14। यस, 3.14 भी स्टोर हुआ होगा, उसको भी कुछ तो भी एड्रेस मिलेगा, 2584। ओके, अब ये एड्रेस, उसके बाद इसमें LHS, LHS चेक किया जाएगा तो यहाँ पे एक्स है। एक्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो दूसरा एक्स वहां पे डिफाइन नहीं होगा, उसको फिर से क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो ऑलरेडी जो एक्स है, इसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है वही इरेज करके उसकी जगह पे ये नया वाला एड्रेस 2584 ये स्टोर होगा। गेटिंग, अब जैसे ही ये 2584 स्टोर होगा, तो क्या होगा, ये प्रीवियस वाला जो डेटा है, मतलब अगर एक्स को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा या एक्स को मैं यूज करूंगा, तो एक्स किसको रेफर करेगा, एक्स के अंदर क्या वैल्यू है, 2584। 2584 हीप की है, हीप के अंदर 2584 में क्या है, 3.14। द रीजन 10 वैल्यू हो जाएगी ओवर राइट। जो पहले हमने एक्स में 10 लिखा था, उसके बाद एक्स की जगह पे 10 की जगह पे वैल्यू आ गई 3.14, उससे कहते हैं ओवर राइट होना, मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू लॉस होना। ओके, क्या तक क्लियर है, अब और डिटेल में जाओ जरा। यहाँ तक क्लियर है पक्का, ये क्लियर नहीं है तो मैं आगे नहीं बोल सकता। ये समझ में आ रहा है, कंफर्मेशन समझ में आ रहा है। हाँ, अब ओवरराइड के बारे में बता दिया। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। तो पाइथन में फिर ऐसे होगा ना कि अगर ये वैल्यू लॉस हो गई तो इस वैल्यू का बाद में होगा क्या, क्या ऐसे ही वैल्यू अगर स्टोर होती जा रही है मेमोरी में, तो फिर तो ये प्रॉब्लमेटिक है, मेमोरी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी फिर अपनी। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो कौन करेगा ये मेमोरी मैनेजमेंट, डेवलपर करेगा क्या, कुछ लैंग्वेजेस में मेमोरी मैनेजमेंट ये वाली चीजें डेवलपर करता है, और कुछ जगह पे जैसे कि पाइथन लैंग्वेज में ये मेमोरी मैनेजमेंट खुद पाइथन ही करता है। तो पाइथन ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जिसके अंदर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होती है, दैट इज दी जीसी। सुना है कभी जीसी के बारे में, क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर। ओके, कलेक्शन कलेक्टर है, कलेक्शन मतलब टेक्निक है, कलेक्टर मतलब कौन करेगा। ओके, तो गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज मतलब, गार्बेज मतलब कचरा, ऑब्वियसली कचरा ही है ना, क्योंकि यूज होगा क्या फिर इसको, नहीं, हमने कुछ तो भी यूज किया सामान, उसके बाद जो भी बचा वो कचरा यहाँ पे चला गया। मेमोरी एड्रेस एक्सप्लेन करो एक बार, पहले ही किया था ना, और फिर से एक बार एक्सप्लेन करना है इसको। रुको, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी कॉन्सेप्ट आधे में ही, पहले कंटिन्यू करता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट। तो गार्बेज कलेक्टर पर समझ में आ गया, तो ये गार्बेज कलेक्टर, वहां पे कलेक्टर मेंशन कर रहा हूं मैं, कलेक्शन इज द कॉन्सेप्ट, कलेक्टर वो करेगा, जो ये सब चीजें करेगा वो कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर वहां पे अवेलेबल है। कलेक्टर क्या करेगा, मतलब जैसे ही यहाँ पे चेक किया जाता है, सब जगह पे जो तुम वैल्यूज ले रहे हो हिप के अंदर जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज का रेफरेंस काउंट कितना है, इतना, इसका मतलब वैल्यूज कितनी जगह पे रेफर की गई है। यहाँ पे चेक करो कि 3.14 2584 कहाँ रेफर की गई है, एक्स के अंदर, एक्स के पास रेफर की गई है। इसकी वजह से इसका रेफरेंस काउंट कितना बना, एक, एक्स पे।
यहाँ पे अगर 10 वैल्यू चेक करोगे तो 10 का रेफरेंस काउंट 3217 कितनी जगह पर रेफर किया गया है? एक भी नहीं। जहाँ पे किया था वो रिमूव किया ना हमने, इसका मतलब रेफरेंस काउंट कितना हुआ इसका? 0। और यही पॉइंट नोट किया जाता है कि जैसे ही गार्बेज कलेक्ट मतलब कि जैसे ही मेमोरी एड्रेसेस में रेफरेंसेस काउंट लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब गलती से कभी कैलकुलेशंस में गलत चला गया, माइनस वगैरह में भी चला भी गया, लेस देन 1 होगा या 0 होगा। ओके, मोस्टली 0 ही होता है, कभी कभार मिस्टेक्स में वो -1 -2 भी चला जा सकता है, उसकी जगह पे 0 लिख देना। 0 या लेस देन 1 अगर है, रेफरेंस काउंट ऑफ वैल्यू, रेफरेंस काउंट ऑफ डेटा अगर लेस देन 1 और 0 बन गया, गार्बेज कलेक्टर इन्वोक होगा। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? जिस भी मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस काउंट 0 है वो वैल्यू फ्रीज करेगा। फ्रीज करेगा मतलब रिमूव करेगा। तो गार्बेज कलेक्टर को किसने इन्वोक किया? हमने किया क्या? नहीं। गार्बेज कलेक्टर की कॉन्सेप्ट पाइथन में ऑलरेडी है, एंड दिस इज द मेमोरी मैनेजमेंट। गार्बेज वाले जो कचरा था जो कहीं पे यूज नहीं किया जा रहा था, वो डायरेक्टली रिमूव किया जा रहा है। रिमूव की जगह, रिमूव इज द कॉमन वर्ड ना, उसकी जगह फ्रीज बोलो। ठीक है, ऐसे वाले वर्ड्स यूज करोगे तो मतलब देखो, 4-5 थोड़ी स्टैंडर्ड वर्ड यूज करोगे ना, इंटरव्यू को लगेगा इसको बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश आती है। 4-5 वर्ड ऐसे फेंक के मारो एवरी सेंटेंस में, एवरी एक्सप्लेनेशन में ऐसे फेंक के मारोगे, हो गया काम अपना, पैकेज भी बढ़ता है उससे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट फिर से एक बार बता देता हूँ। क्या हुआ? हाँ धनंजय, यहाँ पे ध्यान देना। देखो, एक्स इज इक्वल टू 10 था, 10 यहाँ पे स्टोर हुआ, हीप में स्टोर हो रहा है तो किसी एड्रेस पे स्टोर होगा। एड्रेस पे स्टोर हुआ तो वो एड्रेस मतलब देखो, इक्वल टू के RHS एग्जीक्यूट हो गए। RHS एग्जीक्यूट होने के बाद LHS एग्जीक्यूट होता है, तो LHS मतलब क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हुआ? स्टैक में। स्टैक में जो एड्रेसेस है मतलब जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा, उसके अंदर जहाँ पे एड्रेस स्टोर होता है वहां पे क्या जाएगा? 3217 पहले जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट हुआ, एक्स के अंदर क्या वैल्यू थी? 10। 3217 मतलब एक्स किसको रेफर कर रहा था? 10 इस वैल्यू को रेफर कर रहा था। यहाँ तक ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली 7 नंबर लाइन पे आते हैं। 7 नंबर में क्या है? 3.14। 3.14 वैल्यू स्टोर की है। अब 3.14 वैल्यू डायरेक्टली स्टोर नहीं की जाती, उसको भी 0101 फॉर्मेट में, उसके बाद पॉइंट वाले वैल्यू अलग से, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो वो 0101 मेंशन करने की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, उतना कंफ्यूजन या उतना डिटेल में भी जाने की कभी जरूरत नहीं है। 3.14 स्टोर किया, वो भी स्टोर हो रहा है तो किसी एड्रेस पे स्टोर हो रहा होगा, एंड दैट एड्रेस जो होता है वो एड्रेस फिर RHS एग्जीक्यूट हुआ। LHS क्या है? एक्स। एक्स ऑलरेडी अवेलेबल है स्टैक में, एक्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर से एक्स मिलेगा क्या? नहीं। ऑलरेडी एक्स एक्स वेरिएबल पे जो एड्रेस है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ये जो भी नई वैल्यू है उसका डेटा यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे कि इस नई वैल्यू का टाइप क्या है, इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, तो ये मेमोरी एड्रेस ओवरराइट हो गया। दिस इज द ओवरराइट कॉन्सेप्ट। कि ओवरराइट मतलब क्या? सपोज मेरे पास 10 है, 10 पे मैंने अब पुराने नोटबुक में अगर लिखते होगे तो नोटबुक में सपोज ऐसे हो तो ये 3.14 ऐसे करते हो ना कुछ, उसके ऊपर ही लिखा है, उसकी वजह से पुरानी वैल्यू जो 10 थी वो लॉस हो गई। ये होती है ओवरराइट कॉन्सेप्ट। 3.14 पहले 10 था, लेकिन अभी क्या है? 3.14 ये वैल्यू है, तो ये 3.14 वैल्यू बन गई अभी। और जैसे 3.14 वैल्यू बनेगी, 10 इसका रेफरेंसेस काउंट एवरी टाइम पे वो रेफरेंसेस काउंट चेक करता है, लेकिन गार्बेज कलेक्टर को कब कॉल जाता है या गार्बेज कलेक्टर कब इन्वोक होता है? जैसे ही मेमोरीज या वैल्यूज का, मेमोरी एड्रेसेस का या वैल्यूज का रेफरेंस काउंट लेस देन 1 बन गया। ओके, या 0 बन गया। लेस देन 1 और 0 बन गया तो गार्बेज कलेक्टर इन्वोक होगा। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? उस डेटा को फ्रीज करेगा मतलब रिमूव करेगा, और इससे हमारा मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
प्रेशर को। धनंजय क्लियर है अभी? यहाँ पे क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन क्या आएगा फिर? क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ द मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन और हाउ मेमोरी मैनेजमेंट इज हैंडल्ड इन पाइथन। ओके, और एक्सप्लेन द मेमोरी मैनेज कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। गेटिंग? इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बोलोगे तो भी यही आएगा। ऊपर से फिर अगर तुमको ये पूछा गया, अब आएगा ये कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट। तो दिस इज ऑल्सो द गार्बेज कलेक्शन। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेम ही है। ओके, साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन होता है, पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज और नॉट। ऑटो डिस्ट्रक्टिव मतलब ऑटोमेटिकली डेटा को डिस्ट्रक्ट कर रहा है क्या? क्या आएगा फिर आंसर? यस और नो? यस आएगा क्योंकि हमने किया है क्या ये? नहीं किया, बैकएंड में हुआ है ना ये। कौन कर रहा है मैनेज? पाइथन कर रहा है। इसकी वजह से पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज। तो यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं? ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका आंसर थ्योरेटिकल ही देना पड़ता है, लेकिन तुम अभी भी एग्जाम्पल का सहारा ले सकते हो। गेटिंग? हाँ, नोट डाउन करो, क्वेश्चन वगैरह नोट डाउन करो और ये भी नोट डाउन करो। ऑनलाइन स्टूडेंट चैट बॉक्स में, एक मिनट, डिस्कनेक्टेड फ्यूचर ऑफ, हाँ, तो अटेंडेंस फॉर्म दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है एंड फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया, कांटेक्ट करके एनरोल कर देना। टाइप लिखने की जरूरत नहीं, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 3.14, इतना ही मेंशन करो और वो मेमोरी डायग्राम निकालो, ओवरराइट वाला लिखाओ, गार्बेज कलेक्टर लिखो और घर पे जाके थोड़ा सा चार्ट जीपीटी वगैरह भी करो और इसका एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन बनाओ। ओके, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन बनाओ, नोट डाउन करो, पढ़ो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, गार्बेज कलेक्टर मतलब कि चार्ट जीपीटी क्यों यूज करना है? क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज अदरवाइज खुद को कम्युनिकेशन स्किल अगर बढ़िया है, खुद से इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये 3 क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट वन मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड वन गार्बेज कलेक्शन, थर्ड वन पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज और नॉट। तीनों का आंसर यही है। डन। यस एवरीवन डन। इसका एक्सप्लेनेशन घर पे जाके करोगे हाँ? थोड़ा सा टाइम लो, एक्सप्लेनेशन बनाओ और फिर करो। चार जीपीटी यूज कर सकते हो, डोंट वरी, चार जीपीटी यूज करनी चाहिए। एआई टूल्स अगर कुछ मार्केट में आ रहे हैं तो उनका यूज करना चाहिए, लेकिन गलत जगह पे नहीं करना चाहिए।
नोट नाही केले का? फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मेमरी मैनेजमेंट इन पाइथन. Explain memory management in Python. Second question is what is garbage collection concept in Python? What is garbage collection concept in Python? And third one is Python is auto-destructive language or not? Third one is auto-destructive language or not? व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ऑनलाईन स्टुडंट्सला प्रोव्हाइड होते का? अरे हे आज का येते क्वेश्चन? होते, सगळ्यांना होते प्रोव्हाइड व्हिडिओ रेकॉर्डिंग. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी होता है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी होता है. कितवा सेशन आहे आजचं? अच्छा तू ऑनलाइन, अच्छा तुझं सेकंड सेशन. आपलं किती सेशन है? हमारा कितना? फिफ्थ वन. पक्का ना? मुझे याद नहीं, वो काउंट नहीं रहता मेरे. हाँ, फिफ्थ या सिक्स. तेरा कितना है? तेरा भी सेकंड है? सेकंड नहीं रे. किती झालेत माहित नाही, लेकिन कुछ तो भी है, ज्यादा काउंट है अपना. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सिक्स है क्या? ओके, आज का सेशन सिक्स सेशन है. ठीक है, कल का रेकॉर्डिंग नहीं भेटलं तर? कालचं रेकॉर्डिंग नाही भेटलं? भेटले ना? भेटली? अरे मिला है, कल की रिकॉर्डिंग मिली है. कैसे, कहाँ पे मिली? मेल पे आया क्या? अच्छा, आपको मेल पे आता है. हाँ. अक्षदा, एनरोल नहीं किया ना अभी? कोर्स का एनरोल, हाँ नहीं किया. ओके, इसकी वजह से. यूट्यूब पे सर्च करो फॉरबिट सॉल्यूशन. ओके, यूट्यूब पे हमारे ये जो डेमो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग डायरेक्टली यूट्यूब पे अवेलेबल होती है. इसकी वजह से फिर तुम लोगों को ग्रुप पे भी नहीं आएगा, यूट्यूब पे आएगा तभी भी चलेगा. फिर भी एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर से ग्रुप में डालने के लिए बोल देता हूँ. तो ग्रुप में तुम लोग को रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगी. ओके, तो अभी यहाँ पे क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? नहीं, कंसेप्ट समझ में आ गई? इसको मैं इरेज कर देता हूँ. आते हैं फिर से अपने पॉइंट पे कि बेसिक वाला सीख रहे हैं. अच्छा, ग्रुप में फ्री वालों को तो, मतलब जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वो ग्रुप में है ही. ठीक है, फिर भी अगर हेसिटेट होता है समटाइम्स तो तुम लोग डीएम कर सकते हो. ऑनलाइन वाले जो लोग हैं वो डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं. व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, क्योंकि सेशन में होता हो कॉल नहीं उठा पाता. दैट इज द ट्रू. हाँ, डायरेक्ट यूट्यूबला बघू शकता, वरना ग्रुप पे भी आता है. नहीं अगर दिया होगा तो मैं भी बोल दूंगा. लेकिन तुम लोग की जो भी क्वेरीज होगी मुझे बता सकते हो तुम लोग. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. वही अपना डेटा टाइप. तो पहले हमने क्या देखा? न्यूमेरिक में इंटीजर है. इंटीजर मतलब क्या? होल नंबर. अगर वो नंबर पॉइंट्स में होते हैं उसको फ्लोट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि 3.40, 2.7, 3.9, 12.99. ओके. हम्म. तो यहाँ पे अगर रन करोगे तो देखो, क्लास वो वर्ड रहेगा, लेकिन अंदर जो है वो इंटीजर की जगह पे सिंगल कोट के अंदर फ्लोट बनेगा. आउटपुट दिख रहा है. एंड देन थर्ड वन, न्यूमेरिक में कैटेगरी वाइज कर रहे हैं ना. हाँ, इसकी वजह से कह रहा है कॉम्प्लेक्स. गुड. तो x इज इक्वल्स टू, अब कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे सीधे होते हैं, सीधी बात करते हैं, कुछ लोग घुमा फिरा के बातें करते हैं. ये बिल्कुल उसी तरीके से घुमा फिरा के बातें कर रहा है. तेरे पास वैल्यू ही है ना, तो डायरेक्टली वैल्यू मेंशन कर. लेकिन नहीं, ये कह रहा है देखो मैं अलग तरीके से बताऊंगा. मतलब मैं तुम लोगों को वैल्यू दूंगा लेकिन नहीं दूंगा. इसकी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं. तो ये क्या कह रहा है? मैं तुमको एक रियल नंबर दूंगा और उसके साथ एक इमेजिनरी नंबर दूंगा. तो इसमें 10 ये रियल नंबर है, क्योंकि पता है 10 क्या होता है.
लेकिन 5J के बारे में देखेंगे तो हमें पता बिल्कुल भी नहीं है J क्या है। इसकी वजह से 5 क्या है, 5J ये टोटली क्या है, क्योंकि अगर जीरो अगर है J की वैल्यू, 5J में सीधा जीरो चला जाएगा। ओके, इसकी वजह से इसे कहते हैं एक रियल नंबर, ये होता है रियल नंबर, और ये होता है इमेजिनरी नंबर। नोट डाउन करना। ओके, और इसका टाइप चेक करोगे, यू विल सी कॉम्प्लेक्स, लेकिन है तो नंबर ही। ठीक है, तो न्यूमरिक में हमारे पास 3 है, खुद से ट्राई करके देखो। चलो लैपटॉप वगैरह निकालो, वही उस पर भी ट्राई करके देखो। डन। अच्छा कर रहे हो क्या? ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, व्हाट अबाउट अटेंडेंस? अटेंडेंस दी गई थी ना। अटेंडेंस फॉर्म देखो चैट बॉक्स में मेंशन किया है, तो अटेंडेंस फिल कर देना। वहाँ पे मेंशन भी किया है मैसेज में कि अटेंडेंस मतलब क्यों करना है, तुम लोग को सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, उसके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उस दिन मैंने डायरेक्टली सेशन में बताया था। देन गिटहब के अकाउंट के क्रिएट कैसे करना है वो भी प्रोवाइड करते हैं हम। एंड फ्यूचर में जो असाइनमेंट्स होते हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूँ अटेंडेंस फॉर्म। तो अटेंडेंस फॉर्म, और हाँ, तुम लोग लैपटॉप से ज्वाइन हो, तो लैपटॉप से ज्वाइन हो इसकी वजह से क्या करोगे, लैपटॉप से ही ये ग्रुप, ये जो फॉर्म्स लिंक होती है वो ओपन होती है, ये मोबाइल से ओपन नहीं होती है। एकदा क्वेश्चन सांगा, कोणता क्वेश्चन सांगायचा? अक्षता कोणते क्वेश्चन सांगायचे? सर मगाशी सांगितले होते ना ते वाले. एक मिनट, तुम एक चैट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, अभी मैं अनम्यूट का निकाल देता हूँ ताकि क्या ना हो। चैट बॉक्स में मेंशन करो क्योंकि मुझे आवाज सुनाई नहीं देती। ये पहना नहीं है मैंने लिटरली, और मैं पहनता नहीं हूँ। अदरवाइज मुझे थोड़ा सा अलग ही वर्क होता है, इसकी वजह से चैट बॉक्स में मेंशन करो सब लोग। जिनको भी कुछ डाउट है चैट बॉक्स में मेंशन करो। गार्बेज कलेक्शन एंड टू मोर। तो जब मैं बता रहा था तो कहाँ ध्यान था अक्षता? जब मैं बता रहा था तब कहाँ ध्यान था? वॉइस में होता है क्लियर कुछ भी? वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साइड से नेटवर्क वगैरह इशू था क्या कुछ? ओके, फिर भी एक बार बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन थे। मेमोरी मैनेजमेंट ना, एक्सप्लेन मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन पाइथन। अक्षता फिर से नोट डाउन करो, एवरीवन ना जिनका रह गया है। एक्सप्लेन मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन पाइथन। मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन पाइथन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट इन पाइथन। ओके,
एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट इन पाइथन। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था? The third question is Python is auto-destructive language or not? Python is auto-destructive language or not? क्या हुआ? नहीं ना? हाँ, किसी को कुछ डाउट है? रियल टाइम में कॉम्प्लेक्स अगर मैं बोलूंगा तो एज अ प्रोग्रामिंग के हिसाब से कहीं पे यूज नहीं होता। वो जब यूज होता है तो बहुत ही कम वैल्यूज के साथ इम्प्लीमेंटेशन करते समय व्हाट यू कैन से दैट कि ज्योमेट्री पता है, ज्योमेट्री रिलेटेड पॉइंट्स, ऐसे वाले पॉइंट्स में ना हम बहुत कम छोटे छोटे वैल्यूज पे काम करते हैं, उस जगह पे यूज होता है कॉम्प्लेक्स। और एक आंसर है वहां पे कॉम्प्लेक्स तुमको रिटर्न आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो रियल टाइम में यूज होता ही नहीं है क्योंकि जो इमेजिनरी है वो कैसे यूज होगा? ओके, रियल टाइम के बारे में कहोगे तो यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह पे कुछ पॉइंट्स को नोटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जो ज्योमेट्री रिलेटेड पॉइंट्स का, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योमेट्री रिलेटेड आता है। और कहाँ पे देखा है मैंने? ज्योमेट्री वाले पॉइंट्स में देखा है मैंने, कैलकुलेशंस में छोटे छोटे पॉइंट्स पे कैलकुलेशन होते हैं, मिसमैच करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड होती है। अक्षय डन। 3 क्वेश्चन आ गए समझ में? नोट डाउन किए? हाँ, ओके गुड। हाँ, हो गया ये सबका? अरे और आगे बहुत ज्यादा जाना है, चलो। तो ये हो गया अपना फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं अब। तो सेकेंड कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? अब न्यूमेरिक हो गया तो अब टेक्स्ट हो गया ना? लैपटॉप में क्यों देख रहे हो फिर? लैपटॉप तो ठीक है, मोबाईल में मोबाईल बंद करून ठेवायचा? पण म्हणून मी पॉइंट मारला पण नाही म्हणायचं सर, असं पॉइंट मारता का तुम्ही सर काय? हाँ, एक्स इज इक्वल्स टू, टेक्स्ट में हमारे पास अवेलेबल है स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग से पहले अब मैं नोटिफाई कर देता हूँ तुमको अबाउट दी हैश कि ये क्या था। ओके, सो हैश के साथ अगर तुम मेंशन कर रहे हो तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कि तुम अगर हैश मेंशन कर दो तो इसे कहते हैं कमेंट। ओके, COMMENT। कमेंट क्या होता है? कमेंट्स मतलब हम प्रोग्रामिंग में कमेंट वो वाला कमेंट नहीं है कि कुछ आगे पढ़ा रहा है ट्रेनर, पीछे तुम लोगों का कुछ तो भी चल रहा है, दैट इज डिफरेंट कमेंट। वो वाले कमेंट में मैं कमेंट कौन से कह रहा हूँ? वो कमेंट कि तुम लोग प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते समय तुम डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए कुछ नोट्स लिखते हो, दैट इज द कमेंट। मतलब मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ तो ये मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोर्स क्यों लिखे हैं, उसका मेन एम क्या है, क्या वो क्या कर रहा है, ये बताने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पर्पज होता है, उसके लिए यूज किया जाता है कमेंट। और उस कमेंट को मेंशन करने के लिए हम कर रहे हैं हैश सिंबल। जैसे कि देखो टेक्स्ट, इसको मैं विदाउट कमेंट अगर यूज करूंगा तो मुझे एरर दे देगा। वो एरर ना आ जाए फिर भी डॉक्यूमेंटेशन पर्पज रहे, जैसे कि ये भी डॉक्यूमेंटेशन पर्पज है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए कि देखो मैंने यहाँ पे कौन सा लिया था, स्ट्रिंग कुछ मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या मेंशन किया मैंने? 3.14 क्या है ये? फ्लोट। तो ये मेंशन करने के लिए मैंने मोस्टली कमेंट्स यूज किए हैं, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू इंट एक्स। ये क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, लेकिन पाइथन में अवेलेबल है क्या? नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेशन है और ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए हमारे पास होते हैं कमेंट। तो कमेंट मेंशन करने के लिए तुम क्या यूज करते हो? हैश सिंबल। ओके, अब कमेंट कंपलसरी होती है क्या? तो यस, प्रोग्राम करते समय तुम लोगों को कमेंट कंपलसरी मेंशन करना, उस नहीं करोगे तो एरर नहीं आएगा। लेकिन कमेंट कंपलसरी मेंशन करना क्यों जरूरी है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जब तुम प्रोग्राम करते हो तो तुम एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखते हो, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, लिखते लिखते 500 लाइन्स है या थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स में कहाँ पे क्या लिखा है समझ में आएगा क्या? तुरंत तो बिल्कुल समझ में आएगा, उसके लिए में तुम्हें कोड चेक करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम कंज्यूम होगा। दी रीजन तुम डायरेक्टली वो कोड लिखने से पहले कि मैंने कुछ
30 लाइन्स ऑफ कोड्स लिखा। 30 लाइन्स ऑफ कोड किस लिए लिखा है वो बताने के लिए मैं एक कमेंट लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये होता है कमेंट वाला पार्ट, ये होता है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। द रीजन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी होता है। अगर तुम नहीं मेंशन करते हो तो तुम्हारे पॉइंट्स कट होते हैं। पॉइंट्स कट होना मतलब पैसा नहीं मिलना, मतलब डायरेक्टली सब कुछ आएगा कहाँ पर, इंक्रीमेंट पे ही। अगर ऐसे करोगे तो इंक्रीमेंट नहीं मिलता। गेटिंग क्लियर है? समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? अब आता हो अपने डेवलपिंग वाले लाइफ साइकिल पे, कि डेवलपिंग वाले लाइफ साइकिल में मैंने क्या बताया कि डेवलपर और प्रोग्रामर का बताया था ना मैंने। डेवलपर और प्रोग्रामर में क्या डिफरेंस होता है कि प्रोग्रामर जो होता है वो सिर्फ कोड करता है, डेवलपर जो होता है वो क्या करता है, तो रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद फिर क्या करेगा, कोड करेगा। रिसर्च से पहले क्या आता है? थोड़ी इधर उधर की बातें भी करता हूं मैं, मेंशन करने के लिए जरूरी होती है इसकी वजह से। हाँ, रिसर्च से पहले भी क्या आता? व्हाट डू यू थिंक, क्या आता होगा? इंफॉर्मेशन, वही तो रिसर्च में आएगा ना। प्रॉब्लम्स, क्या करना है, राइट? वही तो, कि सपोज एक आधा प्रॉब्लम है, मुझे जो वर्क करना था वो वर्क नहीं कर रहा, इसकी वजह से वो टास्क मैंने तुमको असाइन कर दिया। इसका मतलब मैं कुछ तो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम लोगों को, ये रिक्वायरमेंट है। ये होती है रिक्वायरमेंट, कि आगे हमें क्लाइंट हमें कुछ तो भी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम कुछ तो भी रिसर्च करते हैं एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, स्टार्टिंग से लेके, मतलब कि डेवलपिंग करने से पहले, प्रोग्रामिंग करने से पहले क्या होता है, रिसर्च। और रिसर्च करने से पहले तुम लोगों का रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए। अब रियलिटी के साथ, विथ रियलिटी चेक, तुमको बताता हूँ कि तुमको अभी ऐसे लगा होगा क्या था, रिक्वायरमेंट के बारे में बोल रहे हो, रियलिटी में देखो ये कितना मार्क है। रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे एक पुरानी कंपनी का, जिस कंपनी में एक क्लाइंट के साथ हमारा इंटरेक्शन रहता था। तो एक बंदे को ना क्लाइंट के साथ, नया नया बंदा था, फ्रेशर बंदा था, तो उसको क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना। क्लाइंट के साथ कॉल पे इंटरेक्शन किया, क्लाइंट कुछ मारवाड़ी वगैरह था, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन किए क्या थे आई डोंट नो, कैसे रिक्वायरमेंट ली आई डोंट नो, लेकिन उसने एक रिक्वायरमेंट की जिसके लिए 10 दिन तक काम करना पड़ेगा, 11वें दिन प्रोवाइड करना। तो क्या किया, उसने कुछ तो भी रिक्वायरमेंट ले ली, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जिस तरीके से उसने नोट डाउन किया उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया। 10 दिन तक काम हुआ। 11वें दिन जब उसने क्लाइंट को बताया, क्लाइंट से कि ये मेरी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, गया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फिर से रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, फिर से काम करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट उतना फैमिलियर है, उतना क्या कह सकते हैं कि समझून घेणारा म्हणतो, समझ लेने वाला अगर है तो, अदरवाइज क्या करेगा फिर, वो तो डायरेक्टली एस्केलेट करेगा। एस्केलेट अगर हो गया तो तुम फायर हो जाओगे। ये बात फिर भी गई मैनेजर के पास, क्योंकि बाद में मैनेजर के पास क्यों जाएगा, क्योंकि 10 दिन का काम है भाई। एक दिन का काम होता तो इधर उधर करके मैनेज भी कर लेते। 10 दिन का काम करना है तो 10 दिन अलोकेट हो रहे हैं एक पर्सन के। अगर उसको सपोज 30,000 रुपये सैलरी है तो दिन का कितना हुआ, 1,000 रुपये। वो छुट्टी वगैरह काट के कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर 1,000 रुपये है दिन का, तो 10 दिन तक काम करेंगे तो पहले 10,000 रुपये ऑलरेडी वेस्ट किए, ऊपर से और 10,000 रुपये ये ऊपर और काम करने के लिए लगने वाले हैं। चलो ठीक है, मान लिया 10,000 एक बार हुआ है। ओह, कि अगर गलती से उसने सेकेंड टाइम भी रिक्वायरमेंट गलत ले ली तो क्या करेंगे? फिर तो फिर कंपनी बोलेगी ये क्या नारळ जाऊ शकता। नारळ भी नहीं देंगे भाई, जूते मार के निकालेंगे भी। तूने पहले ही 10,000 रुपये का नुकसान किया हमारा, ऊपर से ये 10,000 का और नुकसान कर दिया, 20,000 का नुकसान कर दिया। सैलरी के लिए 10,000 रुपये ही है, ऊपर से तू मुझे 10,000 रुपये दे, मैं क्या है, मैं क्या ही प्रोवाइड करूंगा, कंपनी तो यही कहेगी सीधा। ये चीजें होती है। समझ में आ रहा है रिक्वायरमेंट भी क्यों जरूरी है? और ये गलती हम तब भी करते हैं जब हम इंटरव्यू देते हैं। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये पूछा है, सिंपल है, प्राइम नंबर बताए तुम लोगों को। मैंने ये कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स।
ओके, प्रॉब्लम क्या होता है बताओ। फर्स्ट n प्राइम नंबर के लिए मैंने प्रोग्राम करने के लिए कहा था, फर्स्ट n प्राइम नंबर्स। बंदे ने क्या किया, 1 टू n प्राइम नंबर्स। डिफरेंस क्या है, फर्स्ट n प्राइम नंबर में बोलूंगा तो मैंने अगर कहा पहले 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, राइट। और फर्स्ट 1 टू n प्राइम नंबर्स होगा तो क्या आएगा, 1 टू 5 के बीच में प्राइम नंबर, मतलब 2 एंड 3। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, रिक्वायरमेंट गलत हो गई। यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है इंटरव्यू में भी, मोस्टली बहुत सारे लोग इसी वजह से भी बाहर चले जाते हैं। फिर बोलते हैं सर मैंने जो भी आंसर, जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने आंसर तो प्रोवाइड कर दिए, यार तूने गलत आंसर प्रोवाइड कर दिए, कैसे सिलेक्ट करेंगे तुझे। 10 मिनट तक मैंने प्रोग्राम करने के लिए दे दिया एक पर्सन को, 10 मिनट बाद मुझे अगर ये कह रहा है कि 1 टू n प्राइम नंबर है, मैं सिलेक्ट करूंगा क्या, नहीं करूंगा। रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पढ़ी तुमने, रीजन, इसकी वजह से रिक्वायरमेंट पे मोस्टली कॉन्सेंट्रेट करना। इंटरव्यू क्या पूछ रहा है वो ठीक से समझ लेना। पहली बार अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछो, उन मना थोड़ी ना करेगा, ठीक है। अब दोबारा भी अगर समझ में नहीं आएगा, थर्ड बार डायरेक्टली पूछोगे क्या फिर, नहीं, अब टेक्निक चेंज करो। अब थर्ड बार पूछना नहीं है सीधा, थर्ड बार जब तुम पूछोगे तो वो थोड़ा सा लाइक कंफर्मेशन टाइप पूछोगे, सर कि ऐसे ही करना है ना, गेटिंग। ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है, याद रखना। ये रिक्वायरमेंट वाला है, ये रियल लाइफ में होता है, बहुत बार मैंने कंपनी के हिसाब से देखा है। स्टार्टअप कंपनी में डायरेक्टली फ्रेशर्स को क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो मोस्टली क्लाइंट रिजेक्ट करते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन, क्लाइंट झूठ बोल रहा है क्या, नहीं। 80% क्लाइंट तो झूठ नहीं बोल रहे, 20% वाला इधर उधर करेगा, लेकिन 80% वाले क्लाइंट होते हैं वो जेन्युइन होते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट सच में नहीं थी। इसकी वजह से रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल होती है कॉल्स में, कि यही तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी। तो जब वो क्रॉस चेक किया जाता है फिर ये समझ में आता है कि अरे रिक्वायरमेंट कुछ और दी थी, ये बंदे ने कुछ और ही समझ ली, किया कुछ और ही। करें, रिक्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली चीजें समझ में आ रही है। आगे जाके टेस्टिंग वाला तो बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, किसको डाउट है इसमें, नो। तो अब स्टार्टिंग से मतलब डेवलपर का जो भी उसका लाइफ साइकिल होता है, उसका जो रोल होता है, उसके हिसाब से मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ बता दिया। पहले रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद रिसर्च होगा, उसके बाद कोडिंग होगी। कोडिंग के बाद वाले पॉइंट्स में धीरे धीरे आगे भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमें डेवलपर बन के ही जाना है, पूरा माइंड सेट वही होना चाहिए, स्टूडेंट माइंड सेट लेके आगे नहीं जाना है, ओके। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, आते हैं फिर से अपने पॉइंट पे। मैं कमेंट के बारे में बता रहा था, वही से स्टार्ट हुआ था। सो कमेंट किस लिए यूज करते हैं, नोट डाउन करके रखना। कमेंट इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ओके। एंड ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी होता है, एंड इट इज कंपलसरी टू मेंशन कमेंट्स इन प्रोग्राम। तुम्हारे कोडिंग में कंपलसरी कमेंट मेंशन करना जरूरी है। और कमेंट यूज करने के लिए क्या यूज करोगे, हैश। और कुछ है क्या, किसी को पता है क्या कमेंट्स के बारे में और कुछ, हाँ यही चाहिए था। कौन सा यूज करते हैं हम, ट्रिपल कोट ना। हाँ, अब इसको नोट डाउन करना। तो ये नोट डाउन करना मतलब दिमाग में रखना, एवरीवन ना। इसको मैं, अब ये कुछ मिथ्स होते हैं, एरर ऑफ फॉर्मेशन क्या है ये बताता हूँ मैं फिर बाद में। तो मैंने सिर्फ कमेंट्स के लिए मैंने क्या बताया तुम लोगों को, सिर्फ हैश है कमेंट के लिए, और कमेंट मेरा खत्म। आई एम नॉट मेंशनिंग द मल्टीलाइन कमेंट, क्योंकि हमारे पाइथन में नहीं होता है। क्या होता है बताता हूँ। स्ट्रिंग मेंशन कर रहे हैं हम, क्या झालं, हाँ बोल। कमेंट्स आर यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोग्राम। हाँ आगे है ना, और थोड़ा ये हुआ क्या, लेकिन नोट डाउन ये किया, हाँ। अब कमेंट्स अगर है, तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो कमेंट्स, तो कमेंट क्या होता है कि कमेंट्स कभी भी ना तो ट्रांसलेट होंगे और ना तो एग्जीक्यूट होंगे। कमेंट्स विल नेवर बी ट्रांसलेटेड एंड नेवर बी एग्जीक्यूटेड, ओके। ना है ट्रांसलेट होंगे, मतलब बाइनरी में ट्रांसलेट भी नहीं होंगे, और एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे, याद रखो, ओके। और यही पॉइंट हम आगे बताएंगे।
तो पाइथन में मतलब कि जहां पर भी कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स ट्रांसलेट नहीं होते, एग्जीक्यूट नहीं होते। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। नोट डाउन किया? कमेंट्स विल नेवर बी ट्रांसलेटेड एंड नेवर विल बी एग्जीक्यूटेड। हाँ, अब स्ट्रिंग के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे हेलो, एक काम कर लेते, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस नाम से स्ट्रिंग ले लो, ठीक है। सिंगल कोट में मेंशन किया है, रन करूंगा तो आउटपुट क्या आ रहा है देखो, स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग को डिनोट करना है तो सिंगल कोट्स में मेंशन करेंगे। और इफ सम चेंजेस कैन बी चेंज्ड आफ्टर प्रोजेक्ट इज डन, कमेंट्स ट्रिपल सिंगल कोट नहीं होता है। अभी भी मैं कह रहा हूँ नहीं होता है, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। ट्रिपल सिंगल कोट से हमारे पास कमेंट है, ऐसे कह रहे हैं चार बॉक्स, नहीं होता है। तुम लोगों ने ऑनलाइन पे सर्च किया होगा, उसको भी झूठ करवा सकता हूँ। चार जीपीटी ने दिया होगा तो उसको भी झूठ करवा सकता हूँ। हाँ, ये हो गया। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। अभी मैं तुरंत, मतलब कि बस मुझे 1 मिनट दे दो, उसमें ही मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ। कोई सिंगल कोट से हमने स्ट्रिंग मेंशन कर दी, डबल कोट से भी हम स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं। रन करते हैं, फिर भी क्या है, स्ट्रिंग। सिंगल कोट है तो डबल कोट क्यों है? सिंगल कोट से भी काम चल रहा है तो डबल कोट क्यों है फिर वहां पे? हाँ, ये क्यों फिर एक कैरेक्टर लेता है तो डबल कोट क्या लेता है? हाँ, कभी एफएस्ट्रापीएस के बारे में सुना है? एफएस्ट्रापीएस, अगर मैं सिंगल कोट ही होता मेरे पास, या अपने पास सपोज सिंगल कोट ही होता स्ट्रिंग को मेंशन करने के लिए। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, सिंगल कोट से स्टार्टिंग है तो एंडिंग भी सिंगल कोट से होनी चाहिए। लेकिन बीच में मुझे एफएस्ट्रापीएस देनी है तो क्या करेंगे फिर? सिंटैक्स गलत गया ना, एरर आया ना, इसका मतलब ऐसे वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। तब तुम क्या कर सकते हो, डबल कोट बाहर मेंशन करोगे और अंदर सिंगल कोट मेंशन करोगे। गेटिंग? वही, कभी तुम लोगों ने गालिब की शेर वगैरह सुने होंगे, ओके, कुछ कोट्स सुने होंगे। तो कुछ कोट्स जो होते हैं वो डबल कोट के अंदर मेंशन करने पड़ते हैं हमें। तो वो डबल कोट्स मेंशन करने के लिए हमारे पास सिंगल कोट्स है, कि अगर तुम्हें कुछ मेंशन करना है जो डबल कोट के अंदर है तो तुम क्या करोगे, आउटर साइड में सिंगल कोट यूज करोगे, अंदर डबल कोट यूज करोगे, काम हो जाएगा। गेटिंग क्लियर है अभी? तो यूटिलाइजेशन करने के लिए कि सिंगल कोट डबल कोट जो है वो भी अगर चाहिए तो तुम ऐसे मेंशन कर सकते हो। अब ये हो गई हमारी स्ट्रिंग, जिसे कहते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके, आते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग पे, मैं फोकस करूंगा उस पे अब। ओके, सो हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, एक्स इज इक्वल्स टू ट्रिपल सिंगल कोट, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। व्हाट यू आर सेइंग कमेंट के बारे में, कि कमेंट यूज किए जाते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट अगर है तो ट्रिपल सिंगल कोट से यूज करते हैं। तो ट्रिपल सिंगल कोट से तो अगर मैं ऐसे मेंशन करूंगा, उसको मैं वेरिएबल में स्टोर करूंगा, तो देखो ये आउटपुट क्या दे रहा है, स्ट्रिंग आ गई ना। तो फिर ट्रिपल सिंगल कोट से जो मेंशन कर रहे हो क्या है फिर? स्ट्रिंग है, ये कमेंट नहीं है। करते क्या है लोग, बस तुम स्ट्रिंग ही मेंशन कर रहे हो लेकिन उसको वेरिएबल के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, उतना ही। डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए बहुत कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखने होते हैं, तब लोग यूज करते हैं ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे, लेकिन उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे, उतना ही कर रहे, लेकिन उसके वजह से कुत्ता शेर थोड़े ना बनेगा, ऐसे वाली कहावत है। ओके, गेटिंग? इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि देखो ये है तो स्ट्रिंग ही, ये कमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि कमेंट एग्जीक्यूट और ट्रांसलेट नहीं होती है, ये एग्जीक्यूट और ट्रांसलेट होगा
ये मेमोरी में स्टोर होगा। हाँ, लेकिन जैसे ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसका रेफरेंस काउंट 0 बनेगा और मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए टाइम लगेगा ना, ट्रांसलेट करने के लिए टाइम लगेगा ना, तो वो टाइम तो ले रहा है। इसकी वजह से तुम्हें अगर ट्रिपल सिंगल कोट से ट्रिपल डबल कोट से कमेंट मेंशन कर रहे हो तो वो कमेंट बिल्कुल भी नहीं है। गेटिंग क्लियर है सबको? समझ में आया? मिस निकल गया दिमाग से? अदरवाइज उसको तो हम ऐसे 10 भी मैं मेंशन कर सकता हूँ, तो ये क्या है, कमेंट थोड़ी ना है फिर। बस उसको मैंने क्या किया, 10 को मैंने एक्स के अंदर स्टोर नहीं किया। ओके, तुम कर रहे हो क्या ये सब चीजें? मैंने बताया क्या करने के लिए? तो तुम्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो, तुम वो टाइप करते बैठ रहे हो, खट 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 की आवाज आ रही है, उसमें से मेरे एक और दो सेंटेंस तुम लोग ने मिस कर दिए, तो क्या होगा फिर? मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ ना करने के लिए, अभी दिया था ना मैंने टाइम, तुम्हें टाइम दूंगा लैब सेशन करने के लिए, लेकिन मैं जब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कोई नहीं करे। जब तक मैं नहीं बोलूंगा करो ये, तब तक नहीं करना है। ओके, ऑनलाइन पे भी यही हो रहा होगा फिर। ठीक है, मैं तुम लोगों को लैब सेशन करने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ में आया? तो ये ट्रिपल सिंगल कोट जो है ये, उसको अगर एक्स में स्टोर करोगे तो वो होती है स्ट्रिंग। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास डबल कोट के साथ भी है, एक्स इज इक्वल टू ट्रिपल डबल कोट, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन, और ये भी अवेलेबल है। जिस तरीके से ये सिंगल कोट डबल कोट का रीजन था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी रीजन है ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट का, कि अंदर अगर मेंशन करना है तो तुम मेंशन कर सकते हो। गेटिंग? ये क्लियर है? अब ट्राई करो, अब जिन लोगों ने किया होगा वो क्या करेंगे? वो मुंह देखते बैठेंगे और क्या करेंगे फिर। हाँ, ट्राई करो चलो। हाँ, वो मेन मीट निकल गया ना दिमाग से, तो वो तुम चैट जीपीटी करो, तुम लोगों को शायद चैट जीपीटी ये ट्रिपल सिंगल कोट को क्या करेगा, कमेंट ही मेंशन करके देगा। क्यों देगा? क्योंकि किसी एक पर्सन ने उसके वेबसाइट में भी ऐसे मेंशन किया होगा, इसकी वजह से। लेकिन रियलिटी में है क्या? नहीं। तो चैट जीपीटी भी गलत आंसर देता है, उसका प्रूफ नंबर 2, या ऑनलाइन पे भी गलत आंसर है, उसका प्रूफ नंबर 2। ओके, प्रूफ नंबर 1 क्या था? प्रूफ नंबर 1 क्या था कि ऑनलाइन पे भी गलत आंसर थे अवेलेबल? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट था क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मांगा था, दिया था फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला, गलत दिया था।
स्ट्रिंग का समझ में आ गया, और ये भी समझ में आया कि मल्टीलाइन स्ट्रिंग, मल्टीलाइन कमेंट हमारे पास नहीं होती, लेकिन मल्टीलाइन स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल होती है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग। उसके बाद द नेक्स्ट डेटा टाइप में कैटेगरी कर लेते हैं। टेक्स्ट में बस स्ट्रिंग ही अवेलेबल है। हो गया ना यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट हो गया ना? ओके, तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद अभी क्या है? द नेक्स्ट वन। तो अभी नेक्स्ट वन यहाँ पे है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल में हमारे पास है फर्स्ट वन इज द लिस्ट। तो x इज इक्वल्स टू लिस्ट। अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करूंगा और उसके अंदर में मल्टीपल वैल्यूज मेंशन कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। ओके, टाइप चेक करोगे तो तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट कैसे डिनोटेट करते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट से, जैसे मैंने अभी बताया। बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंड हमारे पास अवेलेबल है टपल। डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी लेने की जरूरत नहीं है। लिस्ट के लिए 3-4 दिन लगते हैं हमें कंप्लीट करने के लिए, टपल के लिए 1 दिन लगता है। कि पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में हम देखने वाले, ठीक है। स्ट्रिंग भी हम डेटा स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में ही देखने वाले। देन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह बस राउंड ब्रैकेट मेंशन करो, मतलब पैरेंथेसिस कहते हैं उसको। पैरेंथेसिस मेंशन करो एंड यू विल एबल टू से कि इसको कह रहे हैं हम टपल। तो सिर्फ ब्रैकेट चेंज नहीं हो रही, उसकी फंक्शनैलिटी भी चेंज हो रही होगी। टपल ऐसे ही नहीं दिया होगा। एंड देन थर्ड वन कौन सा होगा फिर? नहीं बता? ठीक है, रेंज। तो x इज इक्वल टू रेंज में, अब रेंज फंक्शन है लेकिन फंक्शन से जो डेटा मिल रहा है वो रेंज टाइप का ही डेटा मिल रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा मिल रहा है, और वो सिक्वेंशियल है। इसकी वजह से हमने सिक्वेंशियल कैटेगरी में मेंशन किया। जैसे कि मैं 1 to 10 मेंशन करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा? 1 to 10 प्रोवाइड करेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता। ओके, अभी के लिए ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें? रेंज। डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं है, लेकिन यस, एक्स के अंदर 1 to 10 अगर है तो 9 तक की वैल्यूज आती है। ओके, तो 1 to 9 तक की वैल्यू तुम्हारे पास एक्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन उसको लेने का तरीका अलग है, क्योंकि प्रिंट एक्स करोगे तो देखो क्या आएगा फिर बाद में। ठीक है, एंड दिस इज द सिक्वेंशियल। अब ये घर पे जाके कर सकते हो, ठीक है, या मैं पूरा आगे वाला सिनेरियो बता देता हूँ, एक साथ कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी सिक्वेंशियल के बाद होती है सेट। सेट टाइप पे हमारे पास है एक्स इज इक्वल्स टू, मैं अगर जो ब्रैकेट है ब्रैकेट में ही अगर मैं मेंशन करूंगा क्या? कर्ली ब्रेस 10, 20, 30, और फिर मैं रन करूंगा तो ये सेट दे रहा है। एक सेट टाइप है। सेट टाइप पे हमारे पास फर्स्ट वन है सेट, एंड सेकेंड वन है हमारे पास, हाँ क्या? गुड, फ्रोजन सेट। और फ्रोजन सेट एक्स इज इक्वल्स टू फ्रोजन सेट इनटू द ब्रैकेट एंड इनटू द कर्ली ब्रेस 10, 20, 30, इस तरीके से फॉर्मेट होता है। मतलब तुम लोगों को ऐसे सिंटैक्स दिखे तो समझ लेना वो क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है तो लिस्ट है, राउंड ब्रैकेट में दिख रहा है तो टपल है, ऐसे मेंशन किया है तो दिस वन इज द रेंज, ये रिटर्न करेगा रेंज में। प्रिंट एक्स करोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है वो भी चेक करना। 1 to 9 वाले वैल्यूज नहीं आने वाले, ये जो लिखा है बिल्कुल वही प्रिंट होके आने वाला है। ओके, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आगे वाले कॉन्सेप्ट में बताएंगे। देन सेट है तो 10 to 30। उसके बाद फ्रोजन सेट है तो फ्रोजन सेट ऐसे लिखा होगा और ब्रैकेट मेंशन किया, यहाँ पे कर्ली ब्रेस मेंशन करते हैं। दिस वन इज द सेट टाइप। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका फोटो निकाल लो एक। डेटा स्ट्रक्चर है, सिर्फ सिंटैक्स का इशू है, इसकी वजह से सब कुछ घर पे जाके एक बार इसका लैब सेशन कर देना, या कल आने के बाद हम इसका लैब सेशन करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट निकाल के रख दिया, फोटो निकाल लिया? नेक्स्ट सिक्वेंशियल हो गया, सेट टाइप हो गया। अब आते हैं आगे। फोटो काढते का डॉक्युमेंटेशन बनवते? डॉक्युमेंट्री बनवते, हाँ। सेट टाइप
के बाद फिर होता है मैपिंग। मैपिंग में है हमारे पास डिक्शनरी। एक्स इज इक्वल टू करली ब्रेस के अंदर, देखो यहाँ पर सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है, करली ब्रेस ही है दोनों में, लेकिन अगर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में होते हैं की एंड वैल्यू की पेयर। टाइप चेक करोगे तो इसका टाइप क्या मिलेगा, डिक्शनरी। गेटिंग क्लियर है सबको, समझ में आ गया। और उसके बाद अब मैपिंग, अब ये डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट खत्म। अब इसके बाद बचा, और दो बचे हैं बस, ठीक है। कौन से हो सकते हैं, कैटेगरी बुलियन कह सकते हैं, जिसमें है बुल नाम से, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू ट्रू अगर वैल्यू है, ओके। तो अगर एक्स इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू है तो कैटेगरी कैटेगरी बुलियन है, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये तो बुलियन ही। उसके बाद फिर एक्स के लिए ट्रू है तो दूसरी एक वैल्यू होती है, सेकेंड वैल्यू इज फॉल्स, ओके। कितने बने कैटेगरीज अपने, न्यूमेरिक बने, टेक्स्ट बना, सिक्वेंशियल एक बना, देन सेट टाइप बना, मैपिंग बना, बुलियन बना। कितने हुए, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, सिक्वेंशियल, सेट टाइप, मैपिंग, बुलियन। और फिर और कौन सा बचा, जो होता ही नहीं है ऐसे सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है, जिसे कहते हैं नन टाइप। और नन में भी नन टाइप ही लिखते हैं उसको, उसकी वैल्यू होती है एक्स इज इक्वल टू नन। ऐसे लिख रहे हैं तो ये होता है नन टाइप। नन टाइप मतलब जो कुछ है नहीं, ओके। और इसका भी फोटो निकालो। अभी अवेलेबल है ना हमारे पास मिनट, हाँ 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट में ट्राई करो चलो। इसके फोटो निकाले होगे ना, तो मैं ऊपर वेरिएबल कौन सा
ऑफलाईन वाल्यांचा पण कॅन्सल आहे काल शेड्यूल. ऑफलाईन वाले लोकांचं ऑफलाईन तू डायरेक्टली ऍड केलं होतं का त्यांना? त्यांचं शेड्यूल नव्हतं केला, डायरेक्ट शेड्यूल करावं लागेल. उद्या आहे ना तू? कधी कधी नाहीये, फक्त शनिवारी. सोमवारी शनिवारी सोमवारी नाहीये ना? उद्यासाठी टाकू का मग प्लॉट अजून एक ऑफलाईन वाल्यांचा? म्हणजे काय काय जणांचं जे ऑनलाईनला टाकतो. आज आहे का काय प्लॉट? 7 ते मॉकच आहे ना? कोणत्या बॅच आहे? 4 ते 5. आता लगेच टाकू शकत नाही ना आपण, म्हणून ते संजनाला विचार की कोणता स्लॉट टाकलाय का. तिला म्हणलं होतं मी जून जुलै बॅच वगैरे टाकून दे म्हणून. जून जुलै ऑगस्ट, जून जुलै ऑगस्ट लावलंय का म्हणून. जिनका बचा है स्क्रीनशॉट वगैरह निकाला है, घर पे जाके ट्राई करो. बस ये चेक करना है कि किस तरीके से मेंशन कर सकते हो. ठीक है, बंद कर दो. ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंडेंस फॉर्म दिया गया है, तो प्लीज फिल अप द अटेंडेंस फॉर्म, क्योंकि हम ट्रैक रख सकते हैं तुम लोगों का.